चलो हम लोग आज हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू कर रहे हैं टर्म 2 में। अच्छा, नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि कैसे नेशनलिज्म का भावना यूरोपियन कंट्री को आया, फ्रांस से कैसे पूरे यूरोप में पूरा नेशनलिज्म फैल गया। अब हम लोग जो पढ़ना है इसमें प्योरली इंडिया के बारे में। किसके बारे में? इंडिया के बारे में, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इंडिया में भी एक सेपरेट टॉपिक पे हम लोग को बात करना है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, किसके बारे में? किसके बारे में? सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कौन बताएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 1918। 28 जुलाई, एक डेट लिख लो। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब चला था? 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। एकदम इस डेट को याद रखना। वर्ल्ड वार को जनरली हम लोग बोलते हैं कि अपने आप में सबसे बड़ा वार। क्या बोलते थे? सबसे बड़ा वार। लेकिन ये कुछ दिनों तक ही रहा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हो गया? कमज़ोर। मतलब उस टाइम जिस टाइम हुआ था उस टाइम में बहुत बड़ा, इसमें लगभग 1,70,00,000 आदमी मरा था। कितना मरा था? 1,70,00,000। कितना? 1,70,00,000, जिसमें से 1,10,00,000 के आसपास सिवाय मिलिट्री मरा था। क्या मरा था? आर्मी लोग। 1,10,00,000 के आसपास मिलिट्री मरा था, आर्मी सब सारा मिला के। अब बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ क्यों था, किसके किसके बीच हुआ था, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा था, सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? कितना मरा था मिलिट्री? 1,10,00,000। बाद बाकी जो 60,00,000 के अकॉर्डिंग है, ये सरकारी आंकड़ा है, इससे ज़्यादा भी मरा होगा, इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है। 60,00,000 आम आदमी मरा था। अब बम गिरेगा तो आम आदमी, अभी रसिया में हो रहा है ना, रसिया यूक्रेन, तो क्या हो रहा है? आम आदमी का भी रोज़ यूक्रेन डाटा जारी करता है कि इतना आम आदमी मरा, इतना बच्चा मर गया। अब सही है कि नहीं, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना कि ये जो वहाँ का न्यूज़पेपर देगा वो तो मानना पड़ेगा कि इतना मरा, इतना ये हुआ, ठीक है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब चला? 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918, ठीक है? अब सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन क्या है, एकदम पॉइंट वाइज याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन हिस्ट्री है, जितना पॉइंट उतना तुम इलोबोरेट कर सकोगे परीक्षा में, उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक? तो सबसे पहला कारण नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग यूरोप में क्या पढ़े थे? लास्ट टॉपिक बाल्कन स्टेट पढ़े थे ना, बाल्कन रीजन। बाल्कन में क्या हुआ था? बाल्कन पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा था। किसका कब्जा था? अब उसके अंदर भी नेशनलिज्म का भावना आया कि हमको भी आज़ादी चाहिए, और वो लोग बाल्कन स्टेट को फ्री करवा लिया था, जिसका अभी प्रेजेंट में जो उसका कंट्री का नाम है सर्बिया, रोमानिया, अल्बेनिया, ये सब क्या है? अभी का प्रेजेंट। मैसेडोनिया, ये सब बाल्कन स्टेट का अभी का प्रेजेंट देश है, ठीक है? बहुत सारा कंट्री था उसमें, समझ में आ गया? तो बाल्कन रीजन कौन है? जहाँ पे अभी सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, ये सब क्या है? बाल्कन स्टेट है। हुआ क्या था? एक बार फ्लैशबैक में फिर से वही बता देते हैं कि क्या हुआ था। मैप तो बताए थे, लेकिन एक बार मैप देख लेना। पहले नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में देख लो। ये लगभग क्या है? पुर्तगाल। और ये क्या है? पुर्तगाल के जस्ट बगल में स्पेन। क्या था? स्पेन। और स्पेन के बगल में ये क्या था? फ्रांस। क्या था? फ्रांस, स्पेन, ये क्या है? पुर्तगाल, पोर्टुगल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टुगल, पुर्तगाल इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? इस तरह से ये दो पार्ट में था। ऊपर वाला पार्ट बेल्जियम, बेल्जियम, और नीचे वाला पार्ट नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। नीचे वाला पार्ट नीदरलैंड। ये ऐसे ही बस नाम बता दे, अगर दिख नहीं रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, खाली नाम जान लो। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। यहाँ वाला पार्ट इस टाइम तक, जिस टाइम में बाल्कन स्टेट था, जर्मनी आ गया था। शुरू में तो पता है कि जर्मनी वगैरह
सब लड़ाई हो रहा था। तो यहाँ पे जर्मनी, क्या है, जर्मनी, छोटा सा ये पार्ट है स्विट्जरलैंड, क्या है, स्विट्जरलैंड, ठीक। उसके बाद यहाँ से जो आया, इस तरह से बताए थे ना, इस तरह से ये है इटली, क्या है, इटली। और ये जो पार्ट है ऑस्ट्रिया और हंगरी, क्या है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और ऑस्ट्रिया और हंगरी के इधर जो पार्ट है यहाँ पे सर्बिया, इस तरह से रोमानिया, यही है बाल्कन रीजन, क्या है, बाल्कन रीजन। और इसके पीछे ओटोमन इंपायर, क्या है, ओटोमन इंपायर। ओटोमन इंपायर अभी कौन है बताओ, ओटोमन इंपायर में ही अभी उस जगह को बोलते हैं टर्की, क्या बोलते हैं, तुर्की, ठीक है, तुर्की वगैरह जो अभी लड़ाई हो रहा है। इसके जस्ट ऊपर क्या है, रसिया, क्या है, रसिया। ये पोर्शन फिर क्या है, रसिया, ठीक है। अब हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एकदम इसको अच्छे से स्टोरी समझ लो कि क्या हुआ। बाल्कन स्टेट जब अपने आप को फ्रीडम करवा लिया तो ये बहुत हाईली रिसोर्स एरिया था, क्या था, हाईली रिसोर्स। सबको पता था कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। अब जैसे ही रिसोर्स ज़्यादा हुआ तो इन लोगों के बीच आपसी झगड़ा शुरू हो गया, क्या हो गया, आपसी झगड़ा। आपसी झगड़ा किस कारण से, आपसी झगड़ा किस कारण से, आपसी झगड़ा होने का रीजन, पहला रीजन, अब तुम ही बताओ, किसी एक ये रूम है, इस रूम में पता चल जाए कि हर तरफ पैसा ही पैसा है, तो सब अपने अपने पोर्शन को क्या करेगा, कवर। अब लालच तो मन में है ही, अपने जगह पे कवर करके और दूसरे का पैसा जितना बटोर ले, यही तो होता है आम जिंदगी में भी। तो होता क्या है, यहाँ पे बहुत रिसोर्स था, ये छोटा छोटा जो देश बना था ये एक दूसरे पर क्या हो रहा था, एक दूसरे पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, तो ये क्या था, हाईली रिसोर्स कंट्री था। अब रिसोर्स कंट्री में क्या हो गया, आपस में ये लोग लड़ने लगा कि जितना अधिक से अधिक रिसोर्स मेरा होगा। अब इसका फायदा कौन कंट्री उठाया, बड़ा बड़ा कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, इधर क्या था, इंग्लैंड, बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल, क्या है, इंग्लिश चैनल, और इधर क्या है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन वगैरह जो है पढ़े थे, ये इंग्लिश चैनल है, लंदन, ये सब था। अब इसको क्या हुआ, यहाँ पे रिसोर्स था, यहाँ पे अब क्या हुआ, इधर से इंग्लैंड मान लो सर्बिया के सपोर्ट में आ गया, ठीक है। अभी ये भी स्टोरी बताएंगे कि किसके सपोर्ट में कौन आया था। फ्रांस रोमानिया के सपोर्ट में आ गया, ठीक है। रसिया मैसेडोनिया के सपोर्ट में आ गया कि हम तुम्हारे साथ हैं। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ इसी तीनों में नहीं रहा है, ये लड़ाई अब इसके सपोर्ट में ये आ गया, इसके सपोर्ट में ये, तो ये इसका भी तो लड़ाई हो गया। मान लो हम किसी के सपोर्ट में हैं और उसका लड़ाई किसी से है, यानी उसका लड़ाई हमसे भी हो गया। तो यहाँ पे ये क्रिएट होने लगा और ये लड़ाई यूरोपियन वार में छिड़ गया, क्या छिड़ गया, यूरोपियन वार। और कहा जाए तो मेनली फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोपियन वार ही था, क्या था, यूरोपियन वार था। उसमें गलती से जापान वगैरह का एंट्री हो गया, समझ में आ गया। तो फर्स्ट कारण ये था। सेकेंड स्टोरी जो है वो समझो हुआ क्या, ऑस्ट्रिया और हंगरी, यहाँ का राजा था, जो राजा बनने वाला था प्रिंस, वो एक बार ऐसे ही क्या हुआ, मुआयना पे निकला कि अपने ऑस्ट्रिया और हंगरी का मुआयना पे निकला कि क्या करना है। जब वो घूम रहा था तो सर्बिया के बगल में पहुंचा वही राजकुमार, तो उसको सर्बिया का एक आदमी मार दिया, क्या कर दिया, गोली मार दिया, ठीक। प्रिंस क्या हुआ, वहीं पे ढेर। अब जैसे ही राजा मरा तो पता था कि सर्बिया का आदमी मरा है। ऑस्ट्रिया और हंगरी क्या किया, बोला कि चलो तुम या तो सरेंडर कर दो या फिर अपना एरिया छोड़ दो, मरना तो तुमको होगा ही। अब सर्बिया बेचारा छोटा कंट्री, वो क्या किया, रसिया को हाय तौबा करके कि मदद करो मदद करो, किसको बोला, रसिया को। अब रसिया, अच्छा उससे पहले रसिया का जर्मनी से ऑलरेडी युद्ध हो रहा था। अब जैसे ही रसिया को बोला चलो, जर्मनी का सपोर्ट कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया, बोला चलो ये तो ऐसे ही पीछे से सपोर्ट कर रहा था, इसको तो मौका भी मिल गया। वो बोला कि अगर तुम सर्बिया को कुछ किया तो तुमको पहले हमसे लड़ना होगा। यानी अब यहाँ पे क्या होने लगा, क्या होने वाला, मतलब अब यहाँ पे ग्रुपिंग होने लगा, क्या होने लगा, ग्रुपिंग, कंट्री का ग्रुपिंग होने लगा, ठीक है।
सर्बिया किसके सपोर्ट में आ गया? सर्बिया के सपोर्ट में कौन आ गया? रसिया। ऑस्ट्रिया हंगरी से फिर कौन सपोर्ट मांगा? ऑस्ट्रिया हंगरी किससे सपोर्ट मांगा? जर्मनी। बोला कि अगर रसिया उधर आएगा तो फिर जर्मनी इधर जिंदाबाद है। और एक ताज्जुब की बात है कि जस्ट इससे पहले जर्मनी जो है रसिया को हरा चुका था। किसको? रसिया को। जर्मनी। रसिया को सिर्फ जर्मनी ही नहीं हराया था, जापान भी हरा चुका है। कौन हरा चुका है? जापान। 1905 में जापान भी हरा चुका है। उस टाइम में रसिया को जो उठता था हरा देता था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके सपोर्ट में जब रसिया और सर्बिया एक हुआ तो इधर से रसिया के सपोर्ट में फ्रांस आ गया। कौन आ गया? फ्रांस आ गया। फ्रांस आया तो फ्रांस और रसिया ऑलरेडी था, और रसिया और इंग्लैंड का उस टाइम अच्छा बॉन्डिंग चल रहा था। ठीक है, तो इसके सपोर्ट में कौन आ गया? इंग्लैंड भी आ गया। अब ये दोनों तो इसके सपोर्ट में था ही, जर्मनी। और ये इटली के साथ एक समझौता हुआ। किसके साथ? कि अगर तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या करेंगे? हम तुम्हारा साथ देंगे। कौन बोला? लेकिन ये गद्दारी कर देता है बाद में। ट्रीटी का मतलब समझौता, संधि। इटली, इस दोनों के बीच, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच क्या हुआ? समझौता। उसमें इटली क्या बोला कि जब भी तुम पर कोई दिक्कत होगा हम तुम्हारा साथ देंगे। जब झगड़ा हुआ तो नकार गया, बोला कि हम ही बोले थे कि जब तुम पर कोई हमला करेगा तब बचाएंगे, ये नहीं कि तुम किसी पर हमला करो तो हम तुम्हारे साथ हमला करेंगे। बात से मुकर गया यानी। और यही कारण है कि जर्मनी को उस टाइम में कंडीशन थोड़ा सा हारने वाला, और हारने का 2 रीजन और भी है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ से 2 ग्रुप बनता है। क्या बनता है? 2 ग्रुप। एक को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। और एक को बोलते हैं सेंट्रल पावर। तो एक को बोलते हैं एक्सिस पावर या अलाइंड पावर। क्या बोलते हैं? एक्सिस पावर। तो वर्ल्ड वार 2 ग्रुप के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर। पहला अलायंस बोलते हैं, अलाइंड पावर, या उसी को क्या बोलते हैं? एक्सिस पावर। दूसरा क्या था? सेंट्रल पावर। दूसरा क्या है? सेंट्रल पावर। अच्छा, एक्सिस पावर में कौन कौन थे या अलाइंड पावर में? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, सर्बिया, जापान, बाद में यूएसए। मतलब ग्रुप का नाम बता रहे हैं। अभी तक यूएसए, जापान वगैरह का कोई एंट्री नहीं है। कौन कौन है? फ्रांस, हाँ, फ्रांस, यूके, रसिया, जापान। जबकि यही जापान वर्ल्ड वार 2 में इसके पक्ष में होगा। अभी बताएंगे, अभी समझ में आ गया। ये जापान, रसिया, फ्रांस, यूके, सर्बिया, यूएसए। सर्बिया तो मददगार था बेचारा, मेनली कौन था? ये था। सेंट्रल पावर में कौन कौन था? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी साथ में था। ठीक है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यहाँ तक समझ में आ गया इस दोनों के बीच। अच्छा, मुद्दा समझ में आया कि कारण क्या था? यहाँ के राजकुमार को मारा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? आपस में भी एक था। देखो, कोई भी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता, उसका बहुत कारण होता है। ठीक है, तो तुम जिस पॉइंट को लिखेगा उस पॉइंट को बताना पड़ेगा कि ये सब कारण था। ऐसे इसके बारे में अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जहाँ से पूछेगा हम वो भी बता देंगे कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार पर इंडिया का क्या इफेक्ट था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। यहाँ समझ में आ गया। अब एक थर्ड कंडीशन समझो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट होने का क्या कारण था। 1750 से पहले, 1750 से पहले पूरे यूरोप में 3 चीज चल रहा था। सबसे पहले बुलियनिज्म। बुलियनिज्म का क्या मतलब होता है? जितना धन एकोमुलेट कर ले, एकोमुलेट का मतलब संग्रह कर ले, हम उतना पावरफुल हैं। क्या है? पावरफुल। पूरा यूरोपियन में क्या चल रहा था उस समय? बुलियनिज्म, धन संग्रह। बुलियन का मतलब ही नहीं कि सिर्फ पैसा के रूप में, सोना और चांदी के रूप में भी। जितना जिसके पास बुलियन होगा, बुलियन का मतलब धातु होगा, मुद्रा होगा, वो उतना पावरफुल होगा। पहला क्या चल रहा था? अच्छा, इसको मिटा दे क्या? डस्टर कहाँ है? दो तो उधर।
17th और 18th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी का मतलब 17th सेंचुरी का मतलब 1600 से 1700, 18th सेंचुरी का मतलब 1700 से 1800। इस दौरान पूरे यूरोप में, इन होल यूरोप, क्या इन होल यूरोप क्या चल रहा था? पहला बुलियनिज्म। बुलियनिज्म, बुलियनिज्म का मतलब मुद्रा, जितना धन संग्रह जिस देश के पास होगा या जितना धातु वगैरह जिस देश के पास होगा वो देश उतना पावरफुल। ठीक। सेकेंड कोलोनिज्म या कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन, कोलोनिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद। यानी जो देश जितना दूसरे देश पर कब्जा कर लिया है वो देश उतना पावरफुल। समझ में आ गया? कोलोनिज्म, जो देश दूसरे देशों पे जितना अधिक से अधिक कब्जा किया है वो उतना पावरफुल। थर्ड था कैपिटलिज्म। क्या था? पूंजीवाद, जो देश जितना दूसरे देशों पर व्यापार कर सकता है वो उतना पावरफुल। आज भी वही होता है, पावरफुल का मतलब भी वही है कि जो जितना व्यापार कर सके दूसरे देशों से। और यही रीजन है कि इंडिया पर इफेक्ट का भी पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बुलियनिज्म मतलब मुद्रा, कोलोनिज्म मतलब कोलोनाइजेशन का मतलब उपनिवेशवाद। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम लोग इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स के क्या थे? कोलोनिज्म थे, उपनिवेशवाद थे। यानी देश तो हम लोगों का था लेकिन इस पर हक किसका था? तो इसी को कोलोनिज्म बोलते हैं कि जैसे हम हैं और अगर हम 4 गो देश को हम रूल रेगुलेशन हम कर रहे हैं तो वो मेरा 4 क्या है? कोलोनिज्म है, उपनिवेशवाद है। गुलाम है मतलब कोलोनिज्म है। ठीक है, तो जिसके पास जितना उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म, वो उतना पावरफुल। ये यूरोप में उस टाइम में सबके मन में चल गया था। उस समय अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका एकदम शांत बैठा था। अमेरिका ऑलरेडी गुलाम था, आज़ाद हो चुका था, 1783 में उसको आज़ादी मिला है, ये भी ध्यान में रख लो। उससे पहले वो भी ब्रिटिशर्स वगैरह का क्या था? गुलाम था। अब हुआ क्या समझो, यहाँ तक समझ में आ गया? कॉलोनिज्म, जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो एशिया में, खास के इंडिया, इंडोनेशिया, इस तरफ क्या कर रहा था? अपना कोलोनाइजेशन बना रहा था। क्या बना रहा था? कोलोनाइजेशन। अब बता तो रहे हैं कि तुम्हारे बगल में अगर कमाने का जरिया कुछ और है तो अगल बगल भी वही अकॉर्डिंग चाहेगा कमाना। बगल में अगर कोई दवा दुकान खोले तो देखना 2-3 घर उसी का देख के क्या करेगा? बगल में इंग्लैंड और फ्रांस क्या किया? कोलोनाइजेशन शुरू किया, यानी अधिक से अधिक कब्जा करना। इम्पीरियलिज्म बताया था ना, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है हमें अपने देश से क्या करना? प्रेम करना और अपने देश के लिए कुछ भी करना। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है देश के, अपने देश से तो प्रेम करना ही, अपने देश में दूसरे देश पर कब्जा करके मिला लेना। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण कि ये मेरा घर है, इस पर हम किसी को आने नहीं देंगे। रेवोल्यूशनरी वो अलग चीज है। नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार। इंपीरियलिज्म का मतलब अपने राष्ट्र को इतना बढ़ा देना, दूसरा के राष्ट्र पर कब्जा करके अपने राष्ट्र में मिला लेना। क्या कहलाता है? इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया? तो यहाँ पे उस समय चल रहा था। जर्मनी वगैरह भी क्या देखा कि यही मौका है पावर में आने का। भाई ये पड़ोसी पावरफुल तो हम कैसे रह जाएंगे? तो इंग्लैंड जनरली किस पे मतलब कॉलोनिज्म बना रहा था? किस? एशिया वगैरह पे, और भी जगह पे था, अमेरिका वगैरह में भी कुछ पोर्शन पे था। जर्मनी उठा और वो अफ्रीका को पकड़ लिया। किसको? और तो जर्मनी का ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनिज्म किधर था? कॉलोनाइजेशन अफ्रीका कंट्री। किस में था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ब्रिटिशर्स का किधर था? एशिया। समझ में आ गया? यहाँ तक का समझ में आ गया? हुआ क्या आप देखो, ये जो झगड़ा चल रहा था, बताया ना उसके राजकुमार को मारने वाला, जर्मनी 20 पर रहा था। क्या पर रहा था? 20 पर रहा था। टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत था, ब्रिटिशर्स वगैरह के पास भी था, लेकिन जर्मनी का टेक्नोलॉजी ज़्यादा था। ये क्या किया? इंग्लैंड को, फ्रांस को शांत करके रखा था। और इसी झगड़ा के दौरान क्या हुआ? उधर रसिया के साथ जर्मनी का एक ट्रीटी हुआ, पीस ट्रीटी जिसको बोलते हैं। क्या होता है? शांति समझौता, कि हमको अब आपसे कोई झगड़ा
नहीं करना है। किसके किसके बीच हुआ? रसिया और जर्मनी, यानी एक तरफ से सुरक्षित हो लिया। बोला कि पहले छोटका सबको निपटा देते तब बड़का पर। बार बार अच्छा, जर्मनी का नेवल सिस्टम जो था बहुत मजबूत था, यानी इसका जो नेवल सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत था कि उससे टकराना बहुत मुश्किल था किसी भी कंट्री को। ये क्या किया, अच्छा तुमको अभी बताए थे कि यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी, बीच में इंग्लिश चैनल है, क्या है, और यहाँ पे यूके था। वो क्या किया, पहले फ्रांस पे और उसके बाद इंग्लैंड पे कब्जा करने के लिए अपना सबमरीन उतारा। क्या उतारा? सबमरीन जहाज, और सामने वाले सबमरीन को ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना? ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिया कि अब ऐसे नहीं मानेगा। सब जर्मनी स्टार्ट कर दिया, इसका नेवल बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, गलती वहीं पे जर्मनी से थोड़ा सा ये हो गया कि जब ये ध्वस्त करने लगा तो एकदम अंधा की तरह ध्वस्त किया और उस लपेट में छोटा छोटा नाव वगैरह तक को ध्वस्त कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ कि अमेरिका का 10-12 जहाज इससे मारा। क्या हो गया? अमेरिका का जहाज गलती से कहो या जानबूझ के तो उड़ाने वाला समझे, लेकिन क्या कर दिया, कुछ जहाज किसका? अमेरिका का। बेचारा अमेरिका को छेड़ दिया। अब अमेरिका को इस बीच में उतारना पड़ा। क्या हो गया? उतरना पड़ा। अब अमेरिका उतरा तो किसके पक्ष में उतरेगा? इंग्लैंड के पक्ष में। किसके पक्ष में? जर्मनी वाला तो उड़ाया ही था, जर्मनी के विरोध में। अगर हम तुम्हारा विरोधी हैं और वो भी तुम्हारा विरोधी है तो नेचर है कि दो विरोधी आपस में दोस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे अमेरिका का लड़ाई में एंट्री समझ में आ गया कैसे हुआ? क्या कि जर्मनी उसके नेवल को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, और तो और अब हुआ क्या, इंग्लैंड और फ्रांस क्या किया, जर्मनी ऐसे पकड़ा ही नहीं रहा था, बोला कि ऐसे नहीं हुआ, अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग लेंगे। अफ्रीका का जो कॉलोनिज्म था वहाँ पे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी जो थे वो क्या कर दिए, कॉलोनिज्म पर हमला कर दिए। फ्रांस तो ऑलरेडी शुरू से था, हाँ फ्रांस का जर्मनी से शुरू से चलते रहता है भाई। पड़ोसी देश है, अभी इंडिया का पाकिस्तान से क्या हो रहा है, चल रहा है, बॉर्डर का लेन देन है, तो वहाँ तो ये झगड़ा भी था। दूसरा क्या है कि तुम लोग पढ़ा था ना नेशनलिज्म इन यूरोप, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ कैसे, एकीकरण कैसे हुआ, तो इसका झगड़ा पहले से ऑलरेडी चल रहा था। तो ये सिनेरियो समझ में आ गया कि वर्ल्ड वार का क्या थीम बन रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ क्यों, यहाँ तक समझ में आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंतिम में पता चलेगा कि जर्मनी को क्या सीज फायर करना पड़ा, सीज फायर का मतलब सरेंडर होना पड़ा। ठीक है, और कितना कब 11 नवंबर 1918 को, और उसी दिन एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्या बोलते हैं, लिख लो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार इंड हुआ तो एक होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, एक जगह है, कहाँ है, वर्साइल। ठीक है, वर्साइल जर्मनी का एक जगह है जिसमें समझौता हुआ और जर्मनी पर बहुत सारा कर्ज वगैरह डाल दिया गया कि तुम्हारे कारण ये युद्ध हुआ है, तुमको इतना भुगतान करना पड़ेगा। ये सब समझ में आ गया। तो यहाँ तक का थीम था कि रीजन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट होने का कारण। अब इंडिया का इसमें क्या रहा और इफेक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सब क्या होगा अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको थोड़ा सा एक बार देख लो। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया का एंट्री कैसे हुआ, क्या कारण था कि इंडियंस को फर्स्ट वर्ल्ड वार में आना पड़ा। और एक चीज़ याद कर लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 13 लाख, कितना, 13 लाख इंडियन मिलिट्री थे। कितना लाख, 13 लाख इंडियन मिलिट्री थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 75,000, ये आंकड़ा एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन फॉर नॉलेज मतलब याद कर लो, 75,000 सैनिक मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। भारतीय कौन मारे गए थे, इंडियन मिलिट्री मारे गए थे। और तो और 75,000, 13 लाख इंडियन था जिसमें 75,000 उस टाइम में मारे गए थे। और तो और जर्मनी के एक ट्रूप को इंडियन ट्रूप्स हराया भी था। क्या किया था, हराया था। और तभी लग गया था जर्मनी को कि सेना है तो इंडियंस। और बाद में आगे जाके पढ़ना पड़ेगा
कि जर्मनी के कुछ जासूस, मतलब जासूस क्या, उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ मतलब उसी प्रकार का जासूस है समझो, या उसका हाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो टाइप का उसका अलग नाम है। वो इंडिया आए और इंडियंस के लीडर्स को और इंडियंस के सिटीजन को समझाए कि अभी ही मौका है। इंग्लैंड उधर उलझा पड़ा है। उस टाइम में इंग्लैंड में सिर्फ 20 से 30 हज़ार सिपाही इंडिया में जो इंडिया को चला रहे थे, सारे के सारे किस में उलझ गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो बोले कि अभी ही मौका है, लड़ाई करो। और जर्मनी मतलब आया और जर्मनी बताया कि झगड़ा करो और इंडिया को आज़ाद करवा लो। तो ब्रेन वॉश करने का काम कौन कर रहा था, जर्मनी। कुछ इंडियंस का मन में पहले से भी ये था। अभी बताएंगे कि क्या हुआ। गांधी जी का एंट्री जब भी होता है तो गांधी जी का देखो, गांधी जी का फेवर में कौन है नहीं है अलग बात है, लेकिन गांधी जी के बारे में हमको पढ़ना है, तो जो पढ़ना है उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे देखो, अभी क्या बताए, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ। उसके बाद इंडिया का एंट्री कैसे हुआ, कितना सेना मर गया था इंडिया का, 75,000। अभी सेना जो मारा था तो कुछ तो ब्रिटिशर्स होगा ना कि इसके लिए करेगा कि लोग लगेगा कि हाँ भारतीय सेना के लिए, तो इंडिया गेट बना था उसी के याद में। किसके याद में, 75,000 सैनिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मरा था, ब्रिटिशर्स के अंदर जो सेना काम कर रहा था इंडियन, उसके याद में इंडिया गेट बना और उस पर सबका नाम लिखा। हम लोग जिसको बोलते हैं कि कोई झगड़ा में उसका नाम लिखाता है। कौन सा झगड़ा हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड। इंडिया गेट में हर एक सैनिक जो मरा था उसके याद में नाम लिखाया। समझ में आ गया, इंडिया गेट को बनाया था। चलो अब एक चीज देखो, इंडिया का एंट्री होने का कारण बताते हैं। इंडिया ऑलरेडी कॉलोनिज्म था, किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोग बोल रखे थे, कब्जा तो कर रखे थे और बोल रखे थे कि अगर तुम इस वर्ल्ड वार फर्स्ट में मेरा सपोर्ट करो, क्या करो, सपोर्ट करो, तो हम तुमको सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का कौन सा तो ब्रिटिशर्स लोग इंडिया पर क्या, इंडियंस को क्या बताया, इंडियन सिटीजन को, कि तुम अगर इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरा सपोर्ट करो तो हम तुमको यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब था, हम तुमको अपनी सरकार यानी अपने लोगों को सरकार बनने का मौका देंगे। ये कौन बोला, ब्रिटिशर्स। अब इसमें दो दल थे इंडिया में तुम लोग को पता होगा। अच्छा एक और चीज़ बता रहे हैं, इंडिया का थोड़ा सा हिस्ट्री पीछे से जाते हैं ताकि पूरा का पूरा स्टोरी पता चल जाए। कारगिल जगह का नाम, युद्ध में जहाँ पे हुआ था उसको कारगिल युद्ध बोलते हैं, ठीक है। देखो 1900 में यानी 20th सेंचुरी पूरे इंडिया का हिस्ट्री का, इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री का अलग चीज़ है, ठीक है। जितना भी ज़्यादा डेवलप्ड हुआ वो 20th सेंचुरी में। भारत का आज़ादी भी कब हुआ, हम लोग टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ गए किस सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। तो जब 1905 के तरफ बढ़े तो हमको पता था कि इससे पहले जस्ट एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं 1857 रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति। बैटल ऑफ प्लासी अलग है, 1757। 1857 रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं इंडिया का प्रथम स्वतंत्रता रेवोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम, 1857, जिसमें मंगल पांडे वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार का युद्ध दोबारा न हो, क्या हो, दोबारा न हो, इसको करने के लिए एक पॉलिसी लाया ब्रिटिशर्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी, डिवाइड करते चलो। अब डिवाइड किस बेसिस पे, कभी कास्ट के बेसिस पे। अभी भी तो हम लोग का गवर्नमेंट वही कर रहा है ना, वही पॉलिसी तो अभी भी अपना रहा है, तो वही हो रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स, कि डिवाइड पहले करो। तो पहले क्या किया, सबसे पहला डिवाइड एंड पॉलिसी का जरूर लाया 1905 में, और हिंदू और मुस्लिम के क्षेत्र को अलग अलग कर दिया, जिसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ, 1905 में। उस समय वहाँ का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। समझ में आ गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में एक आंदोलन चला जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, होम लीग। क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन, या उसको बोलते हैं
मतलब सिर्फ उसमें ये बताया गया कि अपने ही घर का यूज कीजिए, ब्रिटिशर्स वगैरह का सामान को हमको क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ 1907 में, मतलब उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था 1885 में। 1907 में कांग्रेस के बीच में ही झगड़ा हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया उसमें दो पार्ट बने, एक मॉडरेट पार्ट और एक एक्सट्रीमेट पार्ट। मॉडरेट को हिंदी में बोलते हैं नरम दल। क्या बोलते हैं? नरम दल। उसका मानना था कि आज़ादी जो हमको मिलेगा प्रार्थना के अनुसार मिलेगा, हम उसको इतना ना अच्छा करके बताएंगे कि वो हम खुश हो जाएगा और बोलेगा चलो आज़ादी कर देते हैं। किसका मानना था ये? गरम दल का मानना था कि आज़ादी प्रार्थना और गुहार लगाने से नहीं मिलेगा, हमको लड़ के क्या करना पड़ेगा। तो इसके नेता उस टाइम में हुए थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। जबकि उस नरम दल के नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, WC बनर्जी, ये सब क्या थे? फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता में मंगल पांडे मर चुके थे 1857 में ही। बाल गंगाधर तिलक नहीं, सुभाष चंद्र बोस वगैरह बाद में आए। अभी 1907 में कौन थे? 1907 में बाल गंगाधर तिलक। हाँ, अब समझो यहाँ पे दो चीज। 1907 में, इसको याद कर लेना, 1907 में गुजरात में, क्या? गुजरात के सूरत एक जगह है। गुजरात में क्या जगह है? वहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमेट अलग हो गया, अलग अलग हो गया। क्या हो गया? गरम दल और नरम दल बट गया। कहाँ? सूरत में 1907 में। और वहाँ से गरम दल अलग, नरम दल अलग। गरम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। उनको जेल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद बहुत सारा रिफॉर्म वगैरह आया, उसके बारे में हमको अभी विशेष जानकारी नहीं लेना है। गांधी जी का एंट्री होता है, अभी डेट हम सब लिखवाएंगे, 9 जनवरी 1915। क्या बोलते हैं? 9। अभी तक गांधी जी का कोई इंटरफेयर नहीं है इसमें। उनका भी स्टोरी, वहाँ पे अपना एक संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे ब्लैक के खिलाफ। ठीक है, तो कहाँ के थे? वहीं के साथ इंडिया के असली में? असल में उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का। वो इंडियंस थे, 22 से 23 साल वो बाहर में वहीं पे चुनाव लड़े। अच्छा, उनका भी एक अलग स्टोरी बताएंगे गांधी जी का। पहले जहाँ पे हैं हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग टाइप का चल रहा था। अब इंडिया को भी फ्रीडम चाहिए था, तो इसमें जो नरम दल थे, इसलिए हम दो दल बताए, नरम दल और गरम दल। जो नरम दल थे उनका मानना था कि हम सपोर्ट करेंगे अगर ब्रिटिशर्स को। किसको? किस में? फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो ये हम पे खुश हो जाएगा कि हम इसका मदद किए हैं वर्ल्ड वार में, तो ये खुश हो जाएगा। और खुश हो जाएगा तो हमको हम पे सहानुभूति दिखा के सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव भेजेगा। ठीक है, ये किसका माना था? तो इन दल के जो लोग थे वो समर्थन करते थे किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का। किसका? जो गरम दल के नेता थे वो बोलते थे क्या है सब अति कर, अभी ये मौका है, लड़ लो और यहाँ से ब्रिटिशर्स को खदेड़ दो। ठीक है, लेकिन देखो दोनों पक्ष सही था। हमारे पास उतना हथियार नहीं था कि हम गरम दल से लड़ने का साहस कर, गरम दल बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स से लड़ सकते थे। हम लोग लाठी लेके जाएंगे 50 गो, उधर एक बंदूक, खत्म। तो लड़ना, बोलना आसान था कि तुम लोग अभी सोच रहा होगा कि क्या था, लड़ लेता, उसी समय मुश्किल था। अभी तुमको बोले कि 100 जाओ, उधर से 10 गो बंदूक वाला रहेगा, तुम लड़ लेगा? नहीं ना हो पाएगा। उस टाइम का भी यही कंडीशन था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इधर बंदूक नहीं था, इक्का दुक्का था, किसी के पास था, वो क्रांतिकारी वगैरह के पास। और इसी दौरान कांग्रेस का 3 पार्ट बटा। इसी दौरान कांग्रेस का कितना पार्ट? 3 पार्ट। 3 पार्ट सोचो। अभी बताया, नरम दल जो क्या करता था? प्रार्थना के अनुसार कि हमको आज़ादी दीजिए। गरम दल बोलता था लेकिन लड़ नहीं पाता था, बोलता था कि हमको चाहिए, हम लड़ के लेंगे। एक था क्रांतिकारी, जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी। क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी जो दल था वो क्या करता था? बोलता था कि ऐसे बोलने और मांगने से मिलेगा नहीं, दिखाना पड़ेगा। और दिखाने का मतलब, अगर उधर से 10 हमला हुआ, 10 फायरिंग हुआ, इधर से 25 फायरिंग करेंगे।
ये किस दल का था? कुछ एग्जाम्पल इसका हम बता रहे हैं जो हर बार चेंज होते गया। शुरू में अभिनव समिति बना जिसमें अरविंद घोष वगैरह थे, रिवोल्यूशनरी दल के थे, बाद में प्रभु दर्शन के बन गए, तो वो तो बहुत पहले के थे। बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब किस दल के थे? रेवोल्यूशनरी दल के थे कि अगर एक मारोगे तो 4 मारेंगे और इसी तरह मारते जाएंगे, जब तक भगाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उनका यही मानना था। और इसके लिए उनको जेल में भी डाला गया और जेल वगैरह उनका जो देखेगा अभी सुन के खाली रूह कांप जाएगा कि कैसे काटे। एक छोटा सा रूम में 4-4 साल बंद रहना और उसी में सोना और कभी किसी को देख नहीं पाना, तुमको एक दिन के लिए बंद कर देगा तो तुम घुट के मर जाएगा। और वो रहते थे और फिर निकलते थे और फिर लड़ते थे। काला पानी का सजा में यही होता था। और एक बार जाके देखो, अभी भी वहाँ पे अंडमान निकोबार में अभी भी वहाँ पे एक से एक देखने वाला चीज़ है जो देख सकता है। और देख के अभी भी वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में दीपोत्सव हुआ है, दीप वगैरह जला गया है, तो सबका अलग था कि भगत सिंह का कमरा था, एकदम पतला कमरा, नीचे एक बिछावन, उस पर सोइए, खाना का प्लेट अभी भी रखा हुआ है कि इस प्लेट में खाना आता था, और कोना में ही लैट्रिन वगैरह का व्यवस्था था, ये नहीं कि बाहर निकल के। सोचो किस तरह का जिंदगी गुजरता था देश की आज़ादी के लिए, और आज उस पर नेता लोग अपना रोटी सेक रहा है। करने वाला कोई कुछ करके गया तो उस पर चर्चा नहीं करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसके समर्थन में आ गए? ब्रिटिशर्स के समर्थन में आ गए, पहला कंडीशन। दूसरा, टर्की जो था जिसको हम लोग ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं, वहाँ पे खलीफा चलता था। क्या चलता था? खलीफा। खलीफा होता है मुस्लिमों का एक सरदार था जो राजा जैसे होता है ना, तो वहाँ पे खलीफा चलता है। क्या चलता है? खलीफा। उसमें क्या हुआ समझो, टर्की में वहाँ पे समझाया गया कि अगर तुम मेरे सपोर्ट में आया, कौन बोला? ब्रिटिशर्स, तो हम तुम्हारे खलीफा का इज्जत करेंगे और उसी के अनुसार जो होगा वही डिसीजन लेगा। और खलीफा को वो लोग भगवान के बराबर पूछता था, यानी खलीफा का इज्जत मतलब टर्की का ही। अभी भी अगर कोई जैसे राम को गाली दे दे, कैसे हम लोग एक बार राम के बारे में बोल दिया होता है ना, तो वो लोग के खलीफा के उसी प्रकार से थे। खलीफा एक पद था जो लोगों को, जैसे साधु महात्मा नहीं होते हम लोगों में, तो खलीफा भी उन लोग का होता है, उसी के अनुसार कुछ भी करता था। और खलीफा का इज्जत ही उन लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ था। तो मुस्लिम लोग थे, लेकिन हुआ उल्टा। जब जीत लिया कौन? ब्रिटिशर्स। बताया नहीं कि जब 11 नवंबर को 1918 में जब ट्रीटी, तो उसके बाद वो उल्टा किया। आज़ादी तो छोड़ो, ऐसा ऐसा कानून लाने लगा कि जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, काला कानून वगैरह। ठीक है, कानून से सुन के तुम लोग को लगा कि कैसा कानून था। ठीक है, अभी बताएंगे। ये समझ में आ गया। दूसरा, हाँ, उसी को रोलेट एक्ट बोलते हैं। दूसरा, खिलाफत आंदोलन भी उसी के क्रम में। मुस्लिम लोग को खलीफा को इज्जत तो दूर, खलीफा को हटाइए दिए। ठीक है, मतलब हम उससे दोस्ती की तरफ गुहार लगाए थे, वो क्या किया और उल्टा कर दिया। यहाँ पे अभी इसके आगे और बताएंगे। अब थोड़ा सा अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो किसका बात करना होगा? महात्मा गांधी का बात। महात्मा गांधी 20-22 साल अफ्रीका में रहे, एक से एक आंदोलन किए, और उनका एंट्री कहाँ पे हुआ? सबसे पहली बार साबरमती आश्रम इंडिया में 9 जनवरी 1915 को। कब? हाँ, तो जो पूछ रहा है 9 जनवरी 1915, समझ लो। पूछ रहा है फ्लाइट से आए थे कि ट्रेन? उस टाइम में फ्लाइट था? पैदल आए थे। अब फ्लाइट होगा भी तो उस वो बोला फ्लाइट नहीं था। साइकिल से आए? अरे पानी वाले जा रहे, ऐसा बात बोला कि कोई सुनेगा भी तो क्या है कि साइकिल से आए थे। सुधीर है जो जाता है साइकिल से मैच देखने। 9 जनवरी 1915 गांधी जी केम इन इंडिया। अच्छा, एक चीज बताते हैं, गांधी जी के बारे में भी पहले समझ लो, और कितने बड़े बुद्धिजीवी थे ये भी समझ लो, तब तुम लोग को समझ में आएगा अच्छा पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, अलग बात है कि आज के दिन में कोई गांधी जी को गलत मानता है, कोई सही मानता है। अब तुम लोगों को डिसाइड करना है कि गलत थे या सही थे, लेकिन उनके बारे में पहले समझ लो कि थे क्या। 1915 में कौन आए? गांधी जी 1915 में आए। उससे पहले भारत में 2
कम्युनिटी थे जो भारत पर राज मतलब लोग उसका बात मान रहे थे। एक होम रूल, कौन था? होम रूल, जो कौन चला रहे थे? कौन चला रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन चला रहे थे? इनका एक था, ठीक है, बताए नहीं थे, गरम दल और नरम दल। और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंग्लैंड कहाँ गया? हाँ, इंग्लैंड कुछ नहीं कर रहा था उस समय। इंग्लैंड, अरे उसी के आज़ादी के लिए तो दो दल बना कि अकेले अकेले लड़के आज़ादी होगा, कि हम लोग मास में आएंगे और लड़ेंगे तब ना आज़ादी होगा। तो दो दल था, मेनली था छोटा छोटा बहुत सारा दल। मेनली कौन था? एक होम रूल जो कौन चला रहे थे, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नरम दल के नेता जो थे पहले से, ठीक है। अब गांधी जी इतने बड़े लीडर थे, फेमस थे, ऐसा तो नहीं है कि बहुत मंद बुद्धि के होंगे जो विदेश में लड़के आए हैं, यानी उनके पास बुद्धि तो बहुत ज़्यादा होगा। कितना साल के जब आए थे? 22 साल लड़ के तब आए थे, इतना एक्सपीरियंस था। वहाँ से आए, यहाँ पे आए, वो चाहते तो कोई भी दल से जाके मिल लेते, उनका स्वागत कर रहा था कि आप आइए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। अभी कोई बहुत प्रमुख प्रखर नेता आए तो उसको बीजेपी अपने आप में मिला लेता है कि नहीं मिला लेता है? ये भी चाहते तो मिल सकते थे, मिले नहीं, किसी भी ग्रुप में नहीं मिले, नहीं मिले नहीं। इनका एक गुरु थे, वो बोले कि पहले तुम भ्रमण करो, किसी भी चीज़ में कूदने से पहले उसका अवलोकन करना चाहिए। ये नहीं कि तुम लोग जैसे कोई क्वेश्चन मिला तो लिखना स्टार्ट कर दिए, पहले सोचना पड़ेगा कि इस पर कौन कौन पॉइंट लिखेंगे। तो किसी भी चीज़ से पहले कूदने से पहले क्या करना चाहिए? अवलोकन करना चाहिए कि क्या है। वो क्या किए गांधी जी? पहले पूरे 1 साल तक उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पे साल भर, पूरे साल भारत का भ्रमण किए कि क्या क्या कमियां हैं, क्या कारण है कि अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाया है। दूसरी, तीसरा चीज़ कि कहाँ पे किस चीज़ का कमी है, मतलब यही भ्रमण कर रहे थे कि कमियां क्या है। वो किसी ग्रुप में मिले नहीं, नॉर्मल अकेले रहे, अभी तक इतने बड़े लीडर और कोई ग्रुप का समर्थन में नहीं थे। 1916 में BHU सुना है नाम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इनमें गांधी जी को न्योता दिया गया कांग्रेस के तरफ से। किसके तरफ से? कि आप आइए और कुछ शब्द लोगों को बोलिए कि लोग मोटिवेट हो। अब हम बुलाएंगे किसी को कि आइए, इतने बड़े लीडर हैं, अफ्रीका से दौरा करके आए हैं, उस समय विदेश से आना अपने आप में। वो आए, माइक पकड़े और सबसे पहले कांग्रेस का ही विरोध शुरू कर दिए। किसका विरोध? कांग्रेस का ही विरोध। बोले कि यह एक ऐसी संरचनात्मक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज़ादी दिला ही नहीं सकती है। अब कांग्रेस वगैरह टेंशन में नहीं, समर्थन नहीं थे, उनका अपना ही पॉलिसी था। और सोचो इतने बड़े नेता बन कैसे गए। और ये बताओ, और तुम लोग भी आम जिंदगी में सोचो कि क्या होता है पॉलिटिकल एजेंडा। इसने एक सिंगल पर्सन आके इतने बड़े लीडर मात्र साल भर में कैसे बन गए, उनका सोच समझो। वो किस पे प्रहार किए? बोले कि तुम नेता बन ही नहीं सकता है किसी भी, मैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सफल हो ही नहीं सकता आज़ादी दिलवाने में। अब उन लोगों को लगा कि क्या बोल गया गांधी जी, क्या बोल गए। बोले कि कारण बताइए। तो बोले कि कारण तो मैं खुद बताने वाला था, पूछ लिए, अच्छा बात है। वो बोले कि किसी भी आज़ादी में एक अच्छा लीडर होना चाहिए। लीडर बढ़िया है, मान लो अभी अन्ना हजारे हैं या जो भी इतना लीडर है, लीडिंग क्वालिटी तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन तुम लीडर, तुम राजा बन गया, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सेना ही नहीं रहेगा तो तुम जीत लेगा लड़ाई। बोले कि आप में लीडर एक से एक अच्छे अच्छे लीडर हैं, लेकिन आप उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं जिसको अंग्रेज सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और अंग्रेज उस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा था किसान को। किसको? किसान को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चाहे कौन हो, होम रूल, किसान लोगों का उसमें कोई योगदान ही नहीं था। बोले कि आप पहले उस लोगों को इसमें सम्मिलित कीजिए जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है इंग्लैंड के, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। किसका शोषण हो रहा था? किसान का। और इसी भाषण को सुन के वहाँ पे बैठे हुए थे राजकुमार शुक्ल, बिहार के कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल उनको बिहार आने का न्योता दे दिए कि किसान तो बहुत दिन से इस चीज़ का इंतजार कर रहा था। सोचो, बस एक शब्द, एक भाषण में किसान को अपनी तरफ मिला लिए।
अब तुम अकेले हो और एक भाषण में किसान तुम्हारे पीछे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा, एक भाषण यहाँ हुआ, उनका बुलाना बिहार में वो कहाँ बुलाए थे? चंपारण में। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड में, गांधी जी का सबसे पहला स्ट्राइक कहाँ हुआ था? चंपारण में। एकदम याद रखो, केक, क्या? केक, CAK। सबसे पहला गांधी जी का जो हुआ था चंपारण। कहाँ है चंपारण? बिहार। ठीक है, ये हुआ था 1917। कब हुआ था? 1917 में सबसे पहला स्ट्राइक हुआ था। 17, अगर 16 है तो उसको कट कर देना, 16 में नहीं हुआ था, 1917 में। ठीक है, 1916 में नहीं है। चंपारण। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आप बताते हैं, यहाँ का स्टोरी समझो, स्टोरी समझ में आएगा, लिख देगा। कौन बोला? राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल किसान के नेता थे। उनको बुलाया गया, वही BHU गए थे और गांधी जी का भाषण सुने तो बोले आइए। गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी तो इसी मौका के तलाश में थे कि हमको मोर्चा पर आना है। मान लो हम लाख वकील हैं, लेकिन लीडर बनने के लिए तो मैन पावर चाहिए ना, मैन पावर ऐसे ही थोड़े मिल जाएगा। आइए हम आपको, उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। गांधी जी यही बोले। आए चंपारण। कहाँ है? चंपारण। वहाँ का कंडीशन क्या था? किसान का मांग क्या था? ब्रिटिशर्स जो था, अंग्रेज लोग, वो क्या कर रहा था उस टाइम में? 3 कठिया सिस्टम। क्या था? 3 कठिया सिस्टम। यानी अगर 1 बीघा जमीन है या 1 कट्ठा जमीन है या कितना भी पार्ट का लैंड है, क्या है? जमीन है, तो उसका जो तीसरा पार्ट होगा 3/20 पार्ट। कितना पार्ट? मान लो ये है तो इसका 3/20 पार्ट जो होगा उस पे नील का खेती करना था। किसका? इंडिगो का। किसका? इंडिगो का खेती करना था। किसका खेती? इंडिगो का। मान लो ये फील्ड है कोई, तो इसमें बहुत सारा पार्ट है। इसका जो 3/20 पार्ट है, 3/20 पार्ट। ठीक है, मान लो ये 60 डेसिमल का, 60 एकड़ का जमीन है मान लो, तो इसका 3/20 कितना हो जाएगा? यानी 9 एकड़ जमीन पर किसका खेती होगा? इंडिगो का खेती होगा। ये जबरन वहाँ के किसानों को सौंपा जाता था। अब बोलो नील का खेती का है, तो नील का खेती इसलिए बताया नहीं थे, बुलियनिज्म का था। और नील जो था रॉ मटेरियल का काम करता था कपड़ा में। 1750 तक यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कौन सा रेवोल्यूशन? औद्योगिक क्रांति बिखर गया था। यानी जिसके पास जितना इंडस्ट्री डेवलप्ड उतना पावरफुल। और इंडस्ट्री डेवलप का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल। तुम्हारे पास इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, कैसे बनेगा सामान? अब उस कच्चा माल, इतनी वो इंग्लैंड में थोड़े ना कच्चा माल निकलता, तो कहाँ का यूज कर रहा था? इंडिया का। इंडिया और सब भी जगह यहाँ से नील का खेती, मतलब नील का, कपास का, सारा का यूज कहाँ कर रहा था? इंग्लैंड। वहाँ से कपड़ा बनवाता था और वहीं कपड़ा फिर इंडिया में जबरन बेचवाता था। इंडिया को बोलता था तुमको लेना पड़ेगा, जबकि इंडिया में एक से एक कारीगर था जो कपड़ा बनाता था। और इतना समझ लो कि इंडिया का बनाया हुआ कपड़ा इंग्लैंड में यूज होता था हाथ से, इतना बेहतरीन क्वालिटी का। लेकिन चूंकि उसका संप्रभुत्व था तो उसका मानना पड़ता था। यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको दूर करने के लिए गांधी जी बोले कि स्ट्राइक पे बैठेंगे, मेरी मांग पूरा करो और इसको हटाओ। इससे क्या होता था कि नील का तो खेती हो जाता था, उसके अलावा जो फसल था वो खराब हो जाता था, इससे प्रभाव पड़ता था और जमीन बंजर होता चला जा रहा था। तो किसान क्रोधित हो गया, इसलिए गांधी जी को बुलाया। गांधी जी हड़ताल पे नहीं, स्ट्राइक पे बैठ गए कि जब तक मांग नहीं तब तक यहाँ से उठवे नहीं करेंगे। और उनका मानना था नॉन वायोलेंस, मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे, ट्रूथ पे चलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का इंडिया में सबसे फर्स्ट सत्याग्रह, देखो सत्याग्रह का मतलब सत्य मतलब सच्चाई और ग्रह का मतलब आग्रह। हम अपने सच्चाई से आग्रह करेंगे, मानना तो पड़ेगा, लंबे समय से जब तक मानिए, लेकिन हम मनवाएंगे। तो इसको कौन करवाया? महात्मा गांधी। यहाँ पे इनको सफलता मिल गया, किसान को मिल गया कि ठीक है जो करो। यहाँ से गांधी जी फेमस। तो ये कब हुआ? 1917। यहाँ पर जब चल ही रहा था तो इनको बुलाहट आ गया। ठीक है, ये नहीं कि टेलीफोन से, उस समय फोन नहीं था, आया बुलाने।
और वो ए का मतलब गुजरात का एक जगह है अहमदाबाद, अहमदाबाद। यहाँ पे मिल स्ट्राइक क्या हो गया, कौन सा स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक। मिल स्ट्राइक का मतलब समझो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन क्या हुआ, कहानी याद हो गया इसका। दूसरा कहानी क्या हुआ मिल स्ट्राइक में, उस टाइम में गुजरात में प्लेग फैल गया, प्लेग महामारी जैसे अभी कोरोना है, प्लेग फैल गया। इस प्लेग में ब्रिटिशर्स और भी जो इंडियन जितने भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल थे वो सब क्या बोले लेबर को कि जो यहाँ पे रुक गया, महामारी फैल गया तो सब भाग रहा था कि हमको नहीं करना, कोरोना में कैसे लोग पैदल चल दिया, यहाँ भी रुक गया। वो क्या हुआ, बोला कि जो रुक गया उसको 50% एक्स्ट्रा वेजेज मिलेगा। कितना परसेंट, 50% एक्स्ट्रा वेजेज। अब इस लोभ से बहुत रुक गया, जब रुक गया तो 50% एक्स्ट्रा वेजेज न देकर 25 या 30% दिया, बोला कि इतना भी तो मिल रहा है अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका विरोध कौन कर दिया, मिल के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे आ गए, गांधी जी को बुलावा आया। गांधी जी पहली बार वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, किस पे बैठे, तब वो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि गांधी जी पहली बार हंगर स्ट्राइक पे कब बैठे थे। 1970। गांधी जी पहली बार हंगर स्ट्राइक पर कहाँ पे बैठे थे, अहमदाबाद। ठीक है, पहली बार भूख हड़ताल, इससे पहले सिर्फ स्ट्राइक पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे नहीं। 17 या 18 अहमदाबाद कब हुआ था, 1918 में पहली बार भूख हड़ताल पे कहाँ बैठे थे, यहाँ पे भी मान गया और उसको उसका वेजेज मिल गया, तो यहाँ पे भी सफलता मिला। पहले किसान को अपने बस में लिए, अब मजदूर को भी अपने बस में मिला लिए। सोचो लीडर डेवलप्ड कैसे हो रहा है, मतलब उस तबका को अपने अंदर मिला रहे थे। पहले किसको, किसान को, उसके बाद वर्कर्स को। अब तीसरा आया, वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा। क्या है, खेड़ा। कहाँ पे, गुजरात में। जगह का क्या नाम है, खेड़ा। कब का घटना है, 1918। कब का घटना, 1918। समझ में आ गया। देखो 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद और 19 में 18 में ही खेड़ा। यहाँ का घटना समझो क्या है, यहाँ पे ड्राउट आ गया। ड्राउट का मतलब सूखा। ठीक है, घटना हुआ नील वाला, तो उसको बाहर लिखना पड़ेगा नील का घटना क्यों हुआ था। हाँ वो सब दिया हुआ रहेगा, कहानी समझ में आ गया, अपने लैंग्वेज में लिख देना है। 1918 में खेड़ा। खेड़ा में क्या हुआ समझो, खेड़ा में क्या हुआ, सूखा आ गया। सूखा आने के बाद एक तो ऐसे ही फसल नहीं होता है, दूसरा वहाँ के किसानों पर, कहाँ के किसानों पर, खेड़ा के किसानों पर रेवेन्यू टैक्स ज़्यादा बढ़ने लगा। कर जो था 25% क्या कर दिया गया। अब एक तो ऐसे ही गेहूं का उपज या जो भी फसल है हो नहीं रहा, ऊपर से 25% एक्स्ट्रा लगान देना होगा। आया कि आपको एक्स्ट्रा लगान देना होगा। अभी लगान बेचारा दे कहाँ से, कहाँ से दे। तो इसके लिए गांधी जी को फिर कॉल आया कि आप ही अब करता धरता आइए। गांधी जी वहाँ भी बैठे। गांधी जी सुनो, गांधी जी झगड़ा का है, तुमको देखो किसी से दिक्कत कब होगा, झगड़ा लड़ाई करेगा, जब तुम लड़ेगा तब ना तुमको रिप्रेस कर देगा, हटा देगा। वो बोले कि ठीक है हम काम ही नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे धरना पर। यहाँ पर जो धरना पे बैठे थे तो उनका नारा था कि तब तक भूखे रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाते हैं। ठीक है, अनटिल टिल द डेथ, इसका नारा वो लगवाए थे। तो पहला भूख हड़ताल कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद। यहाँ पे भी क्या हुआ, बोले कि कोई कर नहीं, जो कर है उसमें भी कटौती की जाए, और उसके बाद को मनवाया और यहाँ पे भी उनको सफलता मिला। लगातार 3 सफलता के बाद गांधी जी तो बेस्ट लीडर में आ गए। कमजोर तबका उनको अपना भगवान मानने लगा। कौन तबका, तो तुम देखो लीडर बनने, सुनो समझ में आएगा गांधी जी से एक बात कि लीडर बनने का क्वालिटी क्या होना चाहिए। उस पॉइंट को पकड़े कि हम मैन पावर कैसे लें। यहाँ पे पहले से भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन था, लीडर था। गांधी जी ज़्यादा फेमस काहे हुए, जबकि आज तक तलवार भी नहीं उठाए, लाठी के दम पर, वो भी लाठी चलने के लिए यूज करते थे, मारने के लिए नहीं, इतने बड़े हुए। ठीक है, दूसरा यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 3 बार बार पूछता है
केक से याद रखना, किससे? कभी कभी पूछता है कि किस घटना के बाद कौन सा हुआ, केस स्टडी बेस में पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले कहाँ का? चंपारण, सत्याग्रह, अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर बताएंगे रॉलेक्ट एक्ट क्या कंडीशन, नॉन कॉरपोरेशन क्या हुआ, असहयोग आंदोलन, और फिर खिलाफत का कारण क्या था, ये सब बताएंगे। यहाँ तक का सिनेरियो समझ में आ गया? तो कहानी के थ्रू समझना है, और इसको ज़्यादा हुआ नहीं, नोट्स में होगा, कहानी समझा रहेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा।